पहाड़ों की गोद में बसी एक जादुई रियासत थी जहां सूरज की पहली किरण सोने सी चमकती थी और चांदनी रातें जैसे कोई सपना हो। यहाँ के लोग खुशहाल थे, बाजार रंगों से भरे रहते, नदियां गुनगुनाती और हवा में मोहब्बत की खुशबू घुली होती। मगर इस जन्नत जैसे राज्य के बीचों बीच एक महल था और उस महल में रहती थी राजकुमारी शाज़मीन। शाज़मीन जिसकी खूबसूरती दरबारों की शान थी और जिसकी दयालुता प्रजा के लिए किसी दुआ से कम न थी। लेकिन शायद ही कोई जानता था कि उस खूबसूरत राजकुमारी का दिल वर्षों से एक खालीपन में डूबा हुआ था। बचपन से ही वो कुछ अलग थी। उसे खेलों से ज्यादा किताबों में दिलचस्पी थी, जेवरों से ज्यादा सादे कपड़ों में सुकून मिलता था और शोर शराबे से ज्यादा खामोशी में चैन मिलता था। शाज़मीन को हमेशा लगता कि जैसे उसकी आत्मा किसी ऐसे साथी की तलाश में है जो उसकी खामोशी को समझ सके, बिना कहे उसके दर्द को महसूस कर सके। महल में सब उसका सम्मान करते थे, लेकिन कोई उसके दिल के करीब नहीं था। एक दिन दरबार में खबर आई कि राज्य के पश्चिमी जंगल में एक भयंकर शेर ने डेरा जमा लिया है और जो भी शिकार के लिए वहां गया लौट कर नहीं आया। राजा ने तुरंत सैनिकों को हुक्म दिया कि उस शेर को मार दिया जाए। चारों ओर डर का माहौल था। लोग जंगल की ओर जाना बंद कर चुके थे। मगर जब शाज़मीन ने यह सुना तो उसका दिल अजीब तरह से धड़क उठा। न जाने क्यों उसे उस शेर की बात में एक अनजानी खिंचाव महसूस हुई, जैसे किस्मत उसे किसी दूसरी दिशा में खींच रही हो। उसी रात वह चुपचाप महल की पिछली गलियों से निकलकर अकेली जंगल की ओर बढ़ चली। रास्ते में परिंदे खामोश थे, पेड़ों की शाखें जैसे कोई राज छुपा रही थीं। वह चलती रही जब तक कि जंगल और घना और रहस्यमयी न हो गया। तभी एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। शाज़मीन के कदम थम गए। सामने एक ऊंचे पेड़ के पीछे से वह निकला, एक विशाल शेर जिसकी परछाई जमीन पर फैल गई थी। उसकी आंखों में लालिमा थी, शरीर पर जख्मों के निशान, मगर उसकी आंखों में थकान और उदासी भी झलक रही थी। शाज़मीन उसके सामने खड़ी हो गई, न डरी न पीछे हटी। उसने नरमी से कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, शायद यही मेरी किस्मत है। शेर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बैठ गया, जैसे वह भी किसी दर्द में डूबा हो, जैसे बरसों बाद किसी ने उससे सवाल किया हो और जवाब उसने अपनी आंखों से दिया हो। उस दिन से उनके बीच एक खामोश रिश्ता बनने लगा। शाज़मीन रोज जंगल आती, कभी उससे बात करती, कभी उसके सिर पर हाथ फेरती और कभी बस चुपचाप उसके पास बैठ जाती। शेर भी अब उसका इंतजार करने लगा। शाज़मीन ने उसका नाम राहिब रखा, क्योंकि वह शेर होते हुए भी किसी सन्यासी की तरह शांत, गरिमामय और उदास था। धीरे धीरे राहिब सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा, वो शाज़मीन का रक्षक बन गया। जब भी शाज़मीन शहर के गरीबों की मदद के लिए जाती, राहिब उसके साथ होता। कोई भी खतरा पास नहीं आता। लोग हैरान थे, दरबार परेशान, मगर शाज़मीन शांत थी। वह जानती थी कि राहिब कभी उसका नुकसान नहीं कर सकता। अब शाज़मीन के दिल में वो खालीपन नहीं रहा था। उसकी खामोशी को अब कोई समझने लगा था। महल की रौनकों के बीच भी अब वो अकेली महसूस नहीं करती थी। उसकी हंसी पहले से ज्यादा खनकने लगी थी। मगर महल के कुछ लोग, खासकर वजीर और उसके साथी, इस बदलाव से खुश नहीं थे। उनके दिल में शक, जलन और साजिशें जन्म लेने लगी थीं और अंधेरे में छिपे इन लोगों ने तय कर लिया कि शाज़मीन को उस शेर से अलग करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था, कुछ रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं। उन्हें न ताकत से तोड़ा जा सकता है, न चालाकियों से। महल की रोशनियों में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक अंधेरा धीरे धीरे गहराता। वजीर, जो वर्षों से राजा का सलाहकार था, अब राजकुमारी शाज़मीन से नफरत करने लगा था। उसे लगता था कि अगर शाज़मीन की दयालुता और न्यायप्रियता ऐसे ही चलती रही तो वो दरबार की पुरानी साजिशों, रिश्वतखोरी और सत्ता के खेल को खत्म कर देगी। लेकिन अब जब उसे पता चला कि शाज़मीन रोज एक शेर से मिलने चाहती है तो उसकी आंखों में चालाकी की चमक उभर आई। राजकुमारी पागल हो गई है, एक जंगली जानवर को दोस्त कहती है। वजीर ने अपने गुप्त दरबारियों से सलाह करते हुए कहा, अगर यही बात आम लोगों तक पहुंचा दी जाए, अगर ये फैल जाए कि शाज़मीन एक शेर के इश्क में है, तो जनता उससे नफरत करने लगेगी। साजिश शुरू हो चुकी थी। एक रात
जब शाजमीन हमेशा की तरह राहिब से मिलने गई तो वह कुछ बेचैन। राहिब उसके पास आया और अपना माथा उसकी हथेली से लगाया, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से सुकून चाहता हो। शाजमीन ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि कुछ गलत होने वाला है? जैसे कोई तूफान चुपचाप हमारी ओर बढ़ रहा हो। राहिब चुप रहा, लेकिन उसकी सांसें गहरी हो चुकी थीं। वह घंटों शाजमीन के कदमों के पास बैठा रहा, जैसे हर पल अब अनमोल हो, जैसे जुदाई का डर उसे सताने लगा हो। अगले दिन महल के बाहर तूफान आ चुका था। एक भारी भीड़ जमा थी, हाथों में बैनर, चेहरों पर गुस्सा और जुबान पर आरोप। हमारी राजकुमारी को क्या हो गया है? एक आदमी चिल्ला रहा था, शेर से दोस्ती? ये हमारे सम्मान के खिलाफ है। शेर अब महल के आसपास क्यों दिखता है? क्या हमारी रियासत अब जानवरों के हवाले है? शाजमीन को दरबार में तलब किया गया। वह चुपचाप आई, सिर झुकाए, दिल में एक अजीब दर्द लिए। राजा ने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है? क्या तुम वाकई रोज एक दरिंदे से मिलने जाती हो? शाजमीन ने नरमी से सिर उठाया, उसकी आंखों में नमी थी। वो दरिंदा नहीं है अब्बा जान, वो मेरी तन्हाई का साथी है। वो वफादार है। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस सुना है। वो सब कुछ है जो महल के लोग कभी नहीं बन पाए। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन वजीर ने मौका देखकर झर उगला। और अगर कल वो तुम्हें मार दे तो क्या वो भी तुम्हारी किस्मत का हिस्सा होगा? अगर प्रजा उसे देखकर डरने लगे तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी के इश्क की वजह से बगावत हो जाए? यह जुमला झर की तरह दरबार में फैल गया। राजा ने गहरी सांस लेकर आदेश दिया, कल सूरज उगने से पहले उस शेर को जंगल में वापस भेज दिया जाए या मार दिया जाए। महल की हद में उसका आना अब मना है। शाजमीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात वह फिर जंगल पहुंची। चारों ओर गहरी खामोशी थी। शाजमीन राहिब के पास बैठ गई और उसे सब बता दिया। राहिब की आंखों की चमक बुझ गई। वो चुपचाप उसके पास आया और अपने सिर को उसके कंधे पर रख दिया, जैसे दो पुराने दोस्त आखिरी बार मिल रहे हों। हवा थम सी गई थी, चांदनी बहुत मंद हो चुकी थी। अगली सुबह राहिब महल के पास नहीं दिखा। शाजमीन की आंखों में एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे उसकी रूह का एक हिस्सा कहीं खो गया हो। महल में खामोशी थी, लेकिन वजीर की साजिशें रुकने वाली नहीं थीं। उसने गुप्त रूप से कुछ शिकारी भेजे। आदेश था, जिंदा या मुर्दा राहिब को खत्म कर दो। शिकार की बू आ चुकी थी। एक दिन जब शाजमीन हमेशा की तरह जंगल गई तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पेड़ खामोश थे, परिंदे नदारद, और जमीन पर शेर के पंजों के साथ साथ खून के निशान फैले हुए थे। वो पागलों की तरह दौड़ती रही, पुकारती रही, राहिब, राहिब कहाँ हो तुम? कुछ ही देर में एक घने पेड़ के नीचे वह घायल मिला। शरीर पर गहरे जख्म, सांसें कमजोर और आंखों में वही पुराना प्यार। शाजमीन उसके पास बैठ गई, उसे गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। राहिब ने अपनी आखिरी सांसों में एक धीमी दहाड़ लगाई, जैसे वह दुनिया के सामने ये कह रहा हो, मैंने तुम्हें अपना माना था और हमेशा मानूंगा। शाजमीन ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और आंखें बंद करके कहा, अगर तुम चले गए तो मैं भी ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। वादा है, हम फिर मिलेंगे किसी और जहां में। उस पल आसमान पर बादल छा गए, हवा सर्द हो गई और एक गहरा सन्नाटा फिजा में फैल गया, जैसे कायनात ने खुद यह बिछड़ने का पल महसूस किया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली दर्द अभी बाकी था, परीक्षा अभी बाकी थी। उस दिन के बाद महल में गहरी खामोशी छा गई थी, जैसे पूरा समरकंद किसी अनदेखे दर्द के बोझ तले दब गया हो। शाजमीन, जो कभी हर सुबह अपने बगीचे की सैर किया करती थी, अब घंटों अपनी खिड़की से बाहर झांकती रहती थी। उसकी आंखें राहिब को ढूंढती थीं, जो अब सिर्फ उसके ख्वाबों में आता था, मगर जागती आंखों से कभी नजर नहीं आता। कमरे की दीवारें अब राहिब की यादों से सांस लेने लगी थीं। वो पल जब राहिब ने उसकी आंखों से गिरा आंसू चाटा था, जब वह उसके कंधे पर सिर रखकर सोई थी, जब उसने उसके दिल की धड़कन को अपने हाथों से महसूस किया था, अब सब एक चुप दर्द बन गया था। दिन बीतते गए, मौसम बदला, पर शाजमीन नहीं बदली।
उसने खाना पीना छोड़ दिया था। उसके चेहरे की रोशनी फीकी पड़ चुकी थी। आवाज में एक स्थायी टीस बस चुकी थी। पूरी रियासत हैरान थी कि जिसे लोग देवी कहते थे वो अब इतनी टूट चुकी है कि जीने की तमन्ना भी बाकी नहीं रही। राजा को जब अपनी बेटी की हालत दिखी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आदेश दिया कि राहिब को ढूंढ कर लाया जाए, चाहे जिंदा हो या। सैनिकों ने पूरा जंगल छान मारा, मगर राहिब कहीं नहीं मिला। बस उसके पंजों के निशान एक पहाड़ी की चोटी तक जाते थे, जहां खून की सूखी लकीरें एक चट्टान पर मौजूद थीं, जैसे राहिब ने अपनी आखिरी सांस वहीं ली हो। जब यह खबर शाजमीन तक पहुंची तो वह रोज उसी पहाड़ी को देखने लगी। फिर एक दिन वो चुपचाप अपने कमरे से निकली, सफेद पोशाक पहनी, बाल खुले छोड़े, और बगीचे में उस जगह जाकर बैठ गई जहां वो अक्सर राहिब से मिला करती थी। उस दिन वो बहुत शांत थी। सूरज ढलने लगा तो उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, ऐ रबे कायनात, मैं तेरी बंदी हूं, लेकिन मेरा दिल उस शेर से जुड़ गया था जिसे तूने मेरी तन्हाई का मरहम बनाया। अगर ये मोहब्बत तेरी रजा के खिलाफ है तो मुझे भी बुला ले। अब सांस लेना सिर्फ एक सज्जा है। रात को जब महल की एक दासी उसके कमरे में गई तो शाजमीन का शरीर ठंडा हो चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे वह राहिब की गोद में सो गई हो। उसकी मुट्ठी में एक पुरानी सुनहरी जंजीर थी जो उसने एक बार राहिब के गले में पहनाई थी। पूरा समरकंद मातम में डूब गया। राजा ने ऐलान किया कि शाजमीन को शाही कब्रिस्तान में नहीं बल्कि उसी बगीचे में दफन किया जाएगा जहां वो राहिब से मिला करती थी। और फिर जनाजा निकला। एक खामोश भीड़ उसके साथ चल रही थी, और जैसे ही जनाजा उस बगीचे के पास पहुंचा, वहां एक अजीब मंजर देखने को मिला। एक बूढ़ा शेर जख्मों से लथपथ, धूल से सना, कमजोर और थका हुआ पेड़ों के बीच से बाहर आया। सबकी सांसें थम गईं। वो राहिब था। वो सीधा जनाजे के पास आया, सिर झुकाया और अपनी पेशानी शाजमीन के कफन पर रख दी, जैसे सजदा कर रहा हो। फिर वह ना दहाड़ा ना गुर्राया, बस चुपचाप लेट गया। उसकी आंख से एक आंसू गिरा जो मिट्टी में समा गया। लोग खुद ही रास्ता देने लगे। राहिब शाजमीन के जनाजे के साथ उसकी कब्र तक गया, और जब शाजमीन को मिट्टी के हवाले किया गया तो वह चुपचाप कब्र के किनारे बैठ गया। दिन बीतते गए, राहिब वहीं बैठा रहा, ना खाया ना पिया ना हिला। महल से उसे खाना पानी भेजा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं लिया। उसकी आंखें बस कब्र पर टिकी रहीं। फिर एक रात जब बारिश की बूंदें उसकी पीठ पर गिरीं, वह चुपचाप बिना हिले उसी जगह दुनिया से रुखसत हो गया। सुबह जब लोग आए तो दिल को चीर देने वाला दृश्य सामने था। शाजमीन की कब्र के पास राहिब की लाश पड़ी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे अब वह हमेशा के लिए उसकी बाहों में सो गया हो। राजा ने आदेश दिया कि राहिब को शाजमीन के पास दफनाया जाए और कब्र के सामने लिखा जाए, यहां वो दफन है जिनका रिश्ता खून या नस्ल से नहीं बल्कि वफा से था। आज भी अगर आप समरकंद के पुराने हिस्से में जाएं तो बागे खामोशा के एक कोने में दो कब्रें साथ साथ नजर आती हैं। उनके आसपास पेड़ झुककर सजदा करते से लगते हैं, और हवाओं में एक सिसकी सी गूंजती है, जैसे कोई धीमे से कह रहा हो, मोहब्बत जिस्मों की मोहताज नहीं होती, वो रूहों की पहचान होती।